अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम किस्त नंबर 50 के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। किस्त नंबर 50 का स्टार्ट हम मंगोलों से देखते हैं, जिसमें मंगोल पेट्रोस और मलिक शाह को आंखों पर पट्टी बांध कर ले आते हैं और वो तोगाय के बारे में पूछते हैं। तोगाय जो मिट्टी के अंदर दफन होता है उसमें से निकलता है और कहता है, आरलिक खान मुझे रूह से बात कराएं, मेरा खून कबूल करो। फिर वो अपने हाथ से खून बहाता है। उसके बाद मलिक शाह बोल पड़ता है कि रूह ने क्या कहा, तो तोगाय उसके गले पर खंजर रखकर कहता है, मेरे बाबा का मुबारक नाम अपनी ज़बान से मत लो। पेट्रोस कहता है कि सोगोत में हर कोई आपकी जीत की बातें कर रहा है। तोगाय कहता है कि मेरा जीत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होगी बदला भी उस जितना बड़ा होगा। तोगाय पेट्रोस के आने की वजह पूछता है तो वो कहता है कि उस्मान बे की कमज़ोर साख को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है। तोगाय कहता है कि साख को ख़त्म करने का मंसूबा ख़त्म, अब खून बहाने का वक्त है और मेरे बाबा नौयान ने उस्मान का सर जल्दी लेने का कह दिया। बाबा ने कहा कि उस्मान बे बहुत बहादुर हैं और भेड़िए जंगल से निकल आए हैं। 4 किस्म के भेड़िए हैं। भूरी रंग के भेड़िए रेवड़ पर हमला करके तबाह कर देते हैं, उनकी कोई रिवायतें नहीं होती। काले भेड़िए नदियों में चिपटने के बाद आधा रेवड़ तहस नहस कर देते हैं। सफ़ेद रंग के भेड़िए एक को नुकसान पहुंचाकर आधा रेवड़ खा जाते हैं। भूरे रंग का भेड़िया रिवायती भेड़िया है और गोक बोरू आसमानी रंग का भेड़िया है। वो कहता है कि ओगोज़ खान के वाह अल्फाज हैं जो उन्होंने 1000 साल पहले कहे थे। वो भेड़िया रेवड़ के पास जाने के बाद इस रेवड़ में इत्तेहाद, ताकत और रिवायतें आ जाती हैं। बाबा और शमान ने कहा कि उस्मान भी एक गोरख बोरो भेड़िया है। उस्मान मेरे रेवड़ में सिर्फ मुझ पर हमला करेगा, इसलिए उस पर पहले हमला करना होगा। पेट्रोस कहता है कि अपने रेवड़ को ताकत देने के लिए एक पेशकश करने आया हूँ। एनागोल के गवर्नर कैलानोस आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे बाला खातून के साथ मालन खातून के ज़ख्मों की देखभाल कर रहे होते हैं और बाला को कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाला ठीक हो जाए। और उस्मान बे कहते हैं, ये हमारी दावत कबूल करने पर ऐसा हुआ है, हमारी अमानत है। जिस पर बाला खातून कहती है, आपकी अमानत महफूज हाथों में है, और उस्मान बे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दुनदार की बीवी इस खेमे में दाखिल होते हुए कहती है कि मालन खातून, अल्लाह आपको सेहत दे, मैंने सुना है कि आपको उस्मान बे खुद ज़ख्मी हालत में कबीले लाए हैं, ज़ाहिर है आप उस्मान बे के लिए बहुत कीमती हैं। इस पर मालन खातून कहती हैं, क्या वो सिपाहियों को दे देते, मैं सरदार उमर बे की बेटी हूँ। ये सब हाजल खातून बाला खातून को जेलस कराने के लिए बोल रही होती हैं। खेमे में उस्मान बे, बामसी बे, दाऊद और दुनदार के साथ मौजूद होते हैं। उस्मान बे बताते हैं कि मालन पर तोगाय ने हमला किया और उसके बाद सिपाहियों को शहीद कर दिया। तो दुनदार कहता है, हमें फ़ौरन कोई हिकमत अमली करनी होगी, क्योंकि यह हमारे लिए मसला बन सकता है और जब तक हम एक हैं हमें किसी का डर नहीं। दाऊद कहता है कि जब हम एक तरफ तोगाय से लड़ रहे होंगे तो दूसरी तरफ कबीले में मौजूद गद्दार को भी ढूंढना पड़ेगा, गीदड़ और सुअर इत्तेहाद करेंगे। बामसी बे कहते हैं कि जब तक हम एक नहीं हो जाते ना तो गीदड़ कुछ कर सकते हैं और ना ही सुअर। उस्मान बे कहते हैं कि दाऊद बे सही कहते हैं, नकोला वापस आने के बाद इत्तेहाद करेगा, और बामसी बे भी ठीक कहते हैं कि कबाइल की इत्तेहाद और मजबूती गिदड़ों और सुअर की हुकूमत कायम नहीं होने देगी। जारकोताय ज़मीन पर कान लगाकर सुनता है और कहता है कि 9 आदमी थे और इस जगह से एक एक करके अलहदा हुए हैं और ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। इसके बाद वो मंगोलों के तलाश करके हमला कर देते हैं जो सोचे के आदमी थे, और सोचे मंगोल जारकोताय का दोस्त था। उसको देखने के बाद वो आइगल को वापस जाने के लिए कहता है कि उसे छोड़ देते हैं और ये हमें तोगाय के पास ले जाएगा। दुनदार पेट्रोस से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं कुछ अरसा यहाँ नहीं आऊँगा, मेरा पीछे हटना मुनासिब है। पेट्रोस कहता है कि तुमने उस्मान के तमाम शक व शुबात ख़त्म कर दिए हैं, तो डरने की क्या बात है। दुनदार कहता है कि जान तो मेरी जाएगी। पेट्रोस कहता है, नकोला शहनशाह से मिलकर आया है और अब वो ज़्यादा मजबूत और उसके पास ज़्यादा फ़ौज है और वो उस्मान को ख़त्म करने के लिए तोगाय से मिलेगा। ये दुनदार को कायल करता है और अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं और तुम अपने मनसब के बहुत करीब हो। दूसरी तरफ उस्मान बे का पता चल जाता है कि वो जारकोताय और आइगल एक मंगोल कमांडर को लेकर आए हैं। नेकोला एक नाई लूक के साथ दाखिल होता है और आरस को कहता है कि तमाम गवर्नर को इकट्ठा करो और उस्मान बे पर हमला करने का वक्त आ गया है। आरिस कहता है कि क्या हमारे पास सिपाही हैं। इसके बाद नेकोला उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, या तो तुम मेरे हाथों से मरोगे या फिर उस्मान बे की तलवार से। फिर नेकोला कहता है कि उस्मान बे कबाइल को मुत्तहिद कर रहा है, उसका मकसद एनागोल किले को फतह करना है। आरिस, फिर तुम क्या करोगे जब उस्मान बे एनागोल किले को फतह करेगा? उस्मान बे के किले पर फतह करने से पहले हम सोगोत ले लेंगे। नेकोला कहता है, शहनशाह एक बड़ा दस्ता भेजने वाला है जिसका कमांडर कैलानोस है।
आरिस कहता है फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं और हम उस्मान बे को जल्द मात दे देंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे सोचे मंगोल से तोगाए का पता उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। मालन खातून पूछताछ करने के बाद उस पर खंजर निकालती है लेकिन उस्मान बे उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि वो उसे ज़िंदा चाहिए और उस्मान बे सिपाहियों को कहते हैं अगर ये भागा तो वो उसका गुस्सा देखेंगे। उस्मान बे मालन खातून को कहते हैं कि तुमने वादा किया था तुम अपनी मनमानी नहीं करोगी और तुमने अपनी मनमानी करके मुश्किल घड़ी पैदा की। अब तुम अपने बाबा को कबीले बुलाओ और उनसे कुछ बातें करनी हैं। तोगाया नगोल किले पहुंच जाता है। निकोला उसको खून से तैयार करदा कमस देता है और तोगाए को कहता है कि मेरे डर से तुम मुझे इज़्ज़त दे रहे हो। निकोला कहता है कि मुझे डर है तुम्हारे इस सर की जो उस्मान ले सकता है और अपने गुस्से को उस्मान बे के लिए बचा के रखो। मैंने काफ़ी दफ़ा गहतों की मदद की है और उनके तख्त का कोई फ़ायदा नहीं जब तक उस्मान ज़िंदा है। आइगल जारकुताई के पास आकर कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो कहता है कि मुझे बचपन की याद आ गई है। तो आइगल कहती है कि बचपन की याद या फिर वो लड़ाइयाँ जिसमें बिलगाई के साथ शरीक थे। जारकुताई कहता है मैं गिदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूँ, जंगल मुझे बुला रहा है। तो आइगल कहती है कि तुम जाओगे। तो जारकुताई कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद कहता है लेकिन मुझे जंगल की याद आ रही है और मुझे जाना ही होगा। दूसरी तरफ उमर बे मालन खातून को कहते हैं क्या मैं मर गया था जो तुम अकेली तोगाए का सामना करने चली गई। मालन खातून कहती हैं कि अगर उस्मान बे मुझे तोगाए के पीछे का बताते तो मैं मोहतात रहती। बहादुर उमर बे को कहता है कि उस्मान बे के सिपाहियों ने एक मंगोल को पकड़ लिया है और वो अभी तक कुछ नहीं बोला। उमर बे सबको अपने फ़राइज़ सौंप देते हैं। उमर बे मालन खातून से बात करते हुए कहते हैं कि ये अंगूठी जिसकी भी है वही गद्दार है, उसने इदरीस और जिर्रे पर हमला करवाया। उस्मान बे से पहले हमें उसे ढूंढना होगा और उससे हिसाब लेना होगा। इसके बाद दुनदार हज़ल खातून को बताते हैं कि उस्मान बे अंदर और बाहर से दुश्मनों से घिर चुके हैं और उस्मान बे का बचना नामुमकिन है और मेरा सरदार बनना कन्फर्म है। इसके बाद हमने देखा कि उस्मान बे उमर बे से मिलने उनके खैमे में जाते हैं। मालन खातून कहती हैं कि हम इस गद्दार के बारे में आपसे सुनने के लिए थक गए हैं। उमर बे कहते हैं कि आपकी दावत कबूल करके मौत के मुंह से लड़कर हम आए हैं। उस्मान बे कहते हैं आप बेफिक्र रहें और उमर बे कहते हैं कि हमने ये लड़ाई अपनी आगे वाली नस्लों के लिए लड़ी है। इसके बाद उस्मान बे ने कहा कि आप गेहातू से तो अकेले नहीं लड़ सकते और मालन खातून ने अपनी मर्ज़ी की लेकिन मैं अपने इलाके में इसकी इजाज़त नहीं देता। उस्मान बे अपने खैमे में बाला खातून के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने कभी मेरे नाम पर आँच नहीं आने दी। और दूसरी तरफ जारकुताई गेंचा बे पर हमला करता है और मंगोल को लेकर भाग जाता है। गेंचा उस्मान बे को जाकर बताता है कि जारकुताई मंगोल को लेकर फ़रार हो गया है। तो उस्मान बे कहते हैं कि उसने हमें धोखा दिया। फिर दुनदार कहता है कि काफरों को हर खबर देने वाला यही था। बामसी बे को इसका यकीन नहीं आ रहा होता। फिर आइगल आकर बताती है कि जारकुताई उसे कहता है कि उसे जंगल की याद आ रही है। उसके बाद उस्मान बे सिपाहियों के साथ उसकी तलाश में चले जाते हैं। जारकुताई मंगोल कमांडर को कहता है कि अपने लिए ठिकाना पैदा किया था और उन्हें भी धोखा दे दिया। इसके बाद मंगोल जारकुताई को अपने साथ चलने का बोलता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तोगाए तुम्हें माफ़ कर देगा। इसके बाद दोनों तोगाए के पास चले जाते हैं। इसके बाद हमने मालन और बाला खातून को आमने सामने देखा। मालन ने उस्मान बे के बारे में पूछा और बाला खातून ने कहा कि वो कबीले में नहीं हैं। तो मालन खातून मंगोल से तोगाए के बारे में उगलवाने जा रही होती है तो बाला खातून बताती हैं कि वो कबीले से भाग गया है। तो इस पर मालन खातून गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम एक मंगोल की हिफाजत नहीं कर पाए और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ तोगाए रूह से बात कर रहा होता है और मंगोल जारकुताई को साथ लेकर आ जाते हैं। सोचे उन्हें बताता है कि जारकुताई ने उस्मान के कबीले से भागने में मेरी मदद की। जारकुताई कहता है कि मैं बिलगाए का कमांडर हूँ और उस्मान बे से बदला लेने के लिए उनके साथ था, लेकिन अब कारा शमान तोगाए वापस आ गए हैं तो मैं उनके साथ मिलकर जंग करूँगा। जारकुताई कहता है कि गेहातू के दो बड़े दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं और मैं उमर बे के कबीले का ठिकाना जानता हूँ, इसलिए शाम को बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहिए। तोगाए कहता है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। जारकुताई कहता है कि उस्मान बे गुप्तु को राह रास्त पर ला चुके हैं, लेकिन मैंने रूह तस्लीम नहीं की और सोचे की तरफ लौट आया। तोगाए उसे बांधने का और मारने का हुक्म देता है और कहता है कि उसकी लाश को, कव्वों को और रूह आरलिक खान को भेज दो, खून बहाने का वक्त आ गया है। तोगाए का कमांडर जारकुताई को लेकर उमर बे के कबीले में ले आता है और कहता है कि खून बहाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जब ये हमला करते हैं तो उस्मान बे और उनके सिपाही तैयार हो जाते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं और मंगोलों को चने चबवा देते हैं। दूसरी तरफ आइगल जारकुताई को छुड़वा लेती है और उस्मान बे का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है
और उस्मान बे तोगाय के कमांडरों को मार देते हैं। और ये सब उस्मान बे जारकुताय के भाई सोचे को बचाने के लिए करते हैं। उस्मान बे जारकुताय को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तोगाय ने मुझे गोकबोरो क्यों पुकारा। जारकुताय कहता है कि रूह ने आपकी असलियत उसे दिखा दी है। एक मंगोल बचकर निकल आता है और तोगाय को बताता है कि हम जाल में फंस गए। तोगाय उसे मार देता है और कहता है कि अपना रेवड़ बढ़ा देते हैं और कमज़ोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उस्मान बे उमर बे से मिलने उनके खेमे में आते हैं और मालन खातून कहती हैं कि अपने हाथों से भाग जाने वाले सिपाही मिल गया क्या। उस्मान बे कहते हैं कि मुझे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन एक कैदी का दिन दिहाड़े भाग जाना कैसे मुमकिन है। उस्मान बे कहते हैं कि अंदर से ही कोई आदमी है। तो मालन खातून कहती हैं कि आपके कबीले में कोई मंगोल का जासूस है। तो मालन खातून हैरान होकर कहती हैं कि क्या ये आपका खेल था। उस्मान बे उन्हें सब हकीकत बता देते हैं कि तोगाय की दुम भी काट दी और सिपाही भी मार दिए। उस्मान बे मालन खातून को कहते हैं कि इन सरहदों के दो असूल हैं, तदबीर के बगैर हरकत करने वाले जान लेने जाकर अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और काई से दुश्मनी नहीं हो सकती, ये दोस्त और दुश्मन सब जान लें। और उस्मान बे बुरहान अल्ब को मालन के हर कदम पर निगाह रखने के लिए कहते हैं। जब पादरी निकोला के पास आता है और कहता है कि सिपाहियों को दुआ की ज़रूरत है, वो चर्च में नहीं है, तो निकोला उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि आपके खुदा ने हमें बहुत पहले ही तर्क कर दिया। तो निकोला की सेक्रेटरी उसके पास आती है कि अगर आप उसको मार देंगे तो जंगजू हमारे साथ नहीं देंगे, और कहती है कि तोगाय वापस आ गया है और अब हमारी जीत पक्की है। तो वो इस पादरी को छोड़ देता है। निकोला तोगाय को कहता है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर वापस आओगे, उस्मान के लिए वापस ज़रूर आओगे, और कहता है कि आपके लोगों का अफसोस है। तो तोगाय कहता है कि नौकरों की रूह मेरे साथ है। इस पर निकोला का ये जवाब था कि आपकी रूहें पता नहीं कौन सी जहन्नम में हैं, लेकिन उस्मान की सांस मेरे दिमाग में है। निकोला तोगाय को कहता है कि तुम वापस आए हो, इसलिए अब मुझे देने के लिए क्या है। तो तोगाय उसकी सोगोत देने का कहता है, क्योंकि पेट्रोस ने सोगोत के नीचे खंदकें खोदी हुई हैं और उमर बे उसी के ज़रिए गुजरेगा, इसलिए उनका मुआहदा हो जाता है। गुंदोज बे इस खेल के बारे में उस्मान बे से पूछते हैं तो उस्मान बे कहते हैं कि सरदार हर एक राज अफशा नहीं करते, इसलिए कुछ राज छुपाए जाते हैं। बुरहान अल्ब उस्मान बे को एक चिट्ठी देते हैं और वो दीनदार बे को बुलवाते हैं। दूसरी तरफ बहादुर बे उमर बे और मालन खातून को आकर बताता है कि तोगाय निकोला के पास एनागोल किले में है, और मालन खातून उमर बे से एनागोल किले जाने की ज़िद कर लेती हैं। और फिर उस्मान बे सबसे मुशावरत कर रहे होते हैं कि निकोला शहंशाह से फ़ौज लेकर आया है और गवर्नर को इकट्ठा करके हम पर हमला करने वाला है, और इस वक्त तोगाय निकोला के पास है। गुंदोज कहते हैं कि उनके एक होने से हमें उन पर हमला करना होगा। तो उस्मान भी अपना ख्याल जाहिर करते हैं कि सबसे पहले गवर्नर को मारेंगे और सबसे पहला आरिस का काम तमाम होगा, जिससे निकोला अकेला पड़ जाएगा। वो लोग इत्तेहाद से डरते हैं और हम एनागोल किला उनके सर पर गिरा देंगे। उमर बे मालन खातून को कहते हैं कि हम ये काम उस्मान बे से छुपा कर करेंगे। उमर बे बहादुर को कासिद बनाकर भेज रहे होते हैं, लेकिन मालन खातून के इसरार पर वो मालन खातून को एनागोल किले भेजने के लिए राज़ी हो जाते हैं। दूसरी तरफ मालन खातून उस्मान बे के सिपाहियों को देख लेती है और अपने सिपाहियों को चारों तरफ फैल जाने का कहती है। उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ हमले के लिए तैयार खड़े होते हैं और उस्मान बे अपने सिपाहियों को एक लूह गरमा देने वाला एक लेक्चर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मालन खातून किले पहुंच जाती है और निकोला से तोगाय का मुतालबा करती है, और निकोला बदले में उस्मान का सर मांगता है। तो इस पर मालन खातून कहती हैं कि बदले में तुम्हारा सर बाकी रहेगा। मालन कहती है कि अगर तुमने ये ना किया तो उस्मान बे और उमर बे मिलकर ये किला तुम्हारे सर पर गिरा देंगे। मालन खातून वहाँ पर तोगाय को देखकर हैरान हो जाती है। उस्मान बे के सिपाही आरिस पर हमला कर देते हैं और आरिस को बांध कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि तोगाय मालन खातून को गले से पकड़ लेता है और साथ ही सिपाही निकोला को खबर देता है कि उस्मान ने गवर्नर आरिस को गिरफ्तार कर लिया है, और निकोला तोगाय को कहता है कि इसे ना मारो और ये हमें उस्मान देगी। और उस्मान बे गवर्नर आरिस को कबीले लेकर आते हैं और निकोला के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने और मेरे साथ इत्तेहाद करने का बोलते हैं। और दूसरी तरफ तोगाय उस्मान बे के कबीले में पहुंच जाता है और उस्मान बे को कहता है कि उमर बे की बेटी मेरे कब्ज़े में है, इसके बदले गवर्नर को मेरे हवाले कर दो। दोस्तों, ये थी किस्त नंबर 50। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसमें आपको कई अपडेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।